हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन इवोल्यूशन का लास्ट वीडियो यहाँ पे देखने वाले हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन देखने वाले हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है एंड कैसे हमारे जो बाकी के प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं कैसे ओशन से धीरे धीरे इवॉल्व करके लैंड पर आए हैं एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आज यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं टॉपिक्स की तो एक बार जाके उन्हें देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से। तो अगर मैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करूँ तो इस प्रिंसिपल में बेसिकली कुछ नहीं है, एक मैथ का फॉर्मूला दिया है जो कि साइंटिस्ट ने उठा के यूज़ कर दिया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। ठीक है, इसी फॉर्मूले से उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसे एक्सप्लेन करी है। ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस ऑफ allele ऑफ अ जीन और अ लोकस। बेसिकली ये जो आपका हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है बताता है कि एक जो पर्टिकुलर जीन है वो या वो जो जीन किसी लोकेशन क्रोमोसोम है उसके जो पर्टिकुलर जहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम की जिस लोकेशन पे उसको बोलते हैं लोकस। तो वो कितनी बार आपके उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अक्कर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला या ये प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो दिस फ्रीक्वेंसी is supposed to remain fixed and even remain the same through the generation. So according to the Hardy-Weinberg principle, जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, दैट इज वो हमेशा वन ही रहनी चाहिए। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके, चाहे जनरेशन वन हो चाहे जनरेशन टू हो, कोई सी भी जनरेशन हो किसी भी तरीके की, वहां पर फ्रीक्वेंसी हमेशा जीन कितने बार अकर हो रहा है उसकी वन ही रहनी चाहिए। बट इस तरीके की चीज़ें अगर अपन रियलिटी में देखें तो नहीं हो सकती, बिकॉज़ हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रहते हैं, हमारे पास चीज़ें जो है वो लिमिटेड हैं, हमारे पास कंपटीशन बहुत है रिसोर्सेज के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है कि हमेशा वन ही रहे, कांस्टेंट वन रहे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। So Hardy-Weinberg principle stated it using algebraic equation. This principle says that the allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. तो वही सेम चीज़ यहाँ पे दोबारा से बोल रहे हैं कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का सीधा सा कहना ये है कि भैया जो अलील फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे वो कोई सी भी जनरेशन हो, वेदर इट इज अ पेरेंटल जनरेशन, वेदर इट इज जनरेशन वन, जनरेशन टू, जनरेशन थ्री, मतलब वो जनरेशन से जनरेशन पूरी कांस्टेंट ही रहने वाली है। अब जीन पूल क्या है पहले ये समझ लो, द टोटल जीन एंड देयर अलील इन अ पॉपुलेशन, मतलब जितने भी उस पॉपुलेशन में जितने भी जीन है और उनके अलील्स हैं उस पॉपुलेशन में, उसे हम कहते हैं जीन पूल। सो यहाँ पर अब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का कहना है कि कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स सी बात है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग जीन इन द जीन पूल भी कांस्टेंट रहेगा, तो इट शुड बी रिमेन अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ही रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि कोई चीज हमने कांस्टेंट अचीव कर ली है। अपन ऐसे साइन लगाते हैं ना केमिस्ट्री में इस तरीके से, मतलब कि या तो अब ये ए से बी का प्रोडक्शन और बी से ए का प्रोडक्शन इज एन इक्विलिब्रियम, मतलब अपने आप ही साइमल्टेनियसली होता रहेगा, कांस्टेंट हो गया रेट यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेंट रेट अचीव कर लिया, सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम। नाउ सम टोटल ऑफ ऑल द allelic frequency is 1। ठीक है, सो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, मतलब वही कांस्टेंट है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ए क्या है बी क्या है। बेसिकली हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ने यहाँ पर ले लिए हैं पी और क्यू। ठीक है, पी इज वन फॉर्म ऑफ अलील एंड सेकेंड क्यू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अलील। ठीक है, तो जब हम इनको सम करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू 1, मतलब ये हमेशा जब हम ऐड करेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी को तो वो हमेशा 1 ही आएगा, मतलब वेदर हम p की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे और q की फ्रीक्वेंसी जब हम मिला के ऐड करेंगे इनको तब वो हमेशा 1 ही आना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए।
So the sum total of the allele frequency is 1, and individual frequency, for example, can be P, Q, etc. In a diploid, P and Q represent the frequency of allele A and allele small a. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया allele इज बेसिकली व्हाट, एक कैरेक्टर के दो पहलू या एक सिक्के के दो पहलू। जैसे कि अगर अपन बात करें कैरेक्टर, अगर अपन हाइट लेते हैं तो सॉरी, हाँ, कैरेक्टर अगर अपन जैसे हाइट लेते हैं तो उसमें अगर हम अलील की बात करें तो एक डॉर्फ का अलील होगा और एक हमारा टॉल का अलील होगा। ठीक है, सो बेसिकली डॉर्फ और टॉल क्या है, दीज आर द ट्रेट्स। ठीक है, और अलील क्या है, अलील इज बेसिकली आपके वो जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, जहाँ पर आपके इस तरीके से दो लोकस पे प्रेजेंट होते हैं जीन, उस को हम बोलते हैं अलील। ठीक है, सो कैपिटल ए इज बेसिकली योर पी एंड स्मॉल ए इज क्यू। बेसिकली ये आपकी क्या है, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। मतलब एक अलील की, ए अलील कितनी बार एक पॉपुलेशन में रिपीट हो रहा है, कितनी बार अकर हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने बोला है पी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोला है हमने, पी। एंड सेम गोज विथ स्मॉल ए, कि हमारे जो स्मॉल ए अलील है वो कितनी बार एक पॉपुलेशन में रिपीट हो रही है, उसका कितनी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज, उसको हमने लिया है क्यू। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स और वाई भी ले सकते हो कि ए अलील की फ्रीक्वेंसी एक्स है, बी और स्मॉल ए अलील की फ्रीक्वेंसी क्यू है। हमने यहाँ पे ये ले रखा है जो कि स्टैंडर्ड है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर। ये बेसिकली पी स्क्वायर है। ठीक है, क्या है ये, पी स्क्वायर है। सो बेसिकली जब आपका कैपिटल ए, अब इसका एक पी एंड इसका एक पी, ठीक है, इसको इनटू कर दो, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। सो इट इज पी स्क्वायर। ठीक है, सेम गोज विथ योर स्मॉल वन, दैट इज क्यू। जब हम होमोजाइगस कंडीशन में सलील को लेंगे, स्मॉल ए लेंगे, तब वहां पे भी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब हम हीट्रोजाइगस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही दो फ्रीक्वेंसीज अचीव हो, यही दो कॉम्बिनेशन अलील के अचीव हो रहे हो पूरे पॉपुलेशन में, आपकी हीट्रोजाइगस कंडीशन भी आएगी। तो हम हीट्रोजाइगस कंडीशन को शो करते हैं पी क्यू से। किससे शो करते हैं, लेट मी राइट ओवर है, पी क्यू से हम उस हीट्रोजाइगस कंडीशन को शो करते हैं। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 2p q। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मतलब कुछ दुनिया की किसी भी ताकत अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इसको 1 से अलग नहीं कर सकती है, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, now this is simply stated in another way, that is the probability of that an allele A with a frequency, that is small a1 frequency of p, appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of probabilities, that is p square। वही घुमा फिरा के आपको यही बोला जा रहा है बार बार कि भैया p स्क्वायर जो है वो आपकी ये वाली कंडीशन के लिए है, डिप्लॉयड कंडीशन के लिए है, कितनी बार एक अलील ये वाला जो कैपिटल ए है अपना पॉपुलेशन में अकर होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पी ली है। अगर ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है तो उसमें ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है तो हम उसको पी स्क्वायर लेंगे। अगर ये वाली कंडीशन है, रिसेसिव कंडीशन है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कुछ ये क्यू स्क्वायर लेने वाले हैं। एंड अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हम फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से लेने वाले हैं। तो बेसिकली ये क्या बना रहा है, एक आपका बायनॉमियल एक्सपेंशन बना रहा है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो वी कैन राइट दिस एज ऑल्सो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, जो कि मैथ्स में अपन ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, द डिफरेंस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ द इवोल्यूशनरी चेंज। अब अगर ये कांस्टेंट वैल्यू ना रह के थोड़ी सी ऊपर या नीचे हो गई, कम या ज़्यादा हो गई, तो हम बोलेंगे कि
अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है और यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हम इंडिकेट कर रहे हैं एंड ये चेंजेस हो सकते हैं आपके इवोल्यूशनरी हो, ठीक है, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सो डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम or Hardy-Weinberg equilibrium, that is, change in the frequency of the allele in a population would then be interrupted as resulting in a evolution. ठीक है? Now, okay, similarly, small a, that is the homozygous condition of a recessive condition, उसमें हमने लिया q square, ठीक है, ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं। और heterozygous के लिए लिया हमने 2pq, hence आपका binomial expansion बना p square plus 2pq plus q square is always equals to 1. This is a binomial expansion of p plus q का whole square, ठीक है। when a frequency measure differ from the expected value, वही सब लिखा हुआ है अभी जो पढ़ा। now disturbance of the okay, ठीक। so अब यहाँ पे बेसिकली अब अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि जो हमारे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq को इक्वल्स टू 1 के बराबर नहीं करें, ठीक है। तो ऐसे कुछ 5 फैक्टर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कई बार पूछी गई है, ठीक है। सो ये 5 फैक्टर्स कौन-कौन से हैं वो ध्यान रखो, ये पूछा जा चुका है कई बार। सो जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, वो सारी चीज़ें जिनसे हमारे इवोल्यूशन होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? जिनसे स्पीसिएशन होना, स्पीसिएशन की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है, या ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में वेरिएशन देखने को मिले, वो सारी चीज़ें, वो सारे फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। सो पहला आ जाता है जीन फ्लो, दूसरा आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा आता है म्यूटेशन, चौथा आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड पांचवा आता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। When migration of a selection of a population to another place and a population occurs, gene frequency changes in the original as well as the new population. So basically, जब हम जीन माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम जीन फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम जीन फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। सो जब हम जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये आपका एक ज्योग्राफिकल एरिया है, दिस इज एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2, ठीक है। सो जब कुछ पॉपु इस इधर भी कुछ लोग रह रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ के कुछ 20% लोग उठ के, या सपोज हम ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन ले लेते हैं, लेट्स से 40% लोग उठ के जब यहाँ इस एरिया 2 में, ज्योग्राफिकल एरिया 2 में शिफ्ट होंगे, तो ये अपने साथ अपने जो जीन्स हैं उनको भी कैरी करेंगे, और वो जो जीन है वो एरिया 1 से एरिया 2 माइग्रेट करेगी, फ्लो करेगी। सो दिस इज नोन एज अ जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी ये जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन रह रही थी, यहाँ पर जो पॉपुलेशन रह रही थी, उसका जो उस पर्टिकुलर से सपोज़ करते हैं कि इस जो पॉपुलेशन उठ के यहाँ पर आई है, उसकी फ्रीक्वेंसी या ऐसे बोल सकते हैं वहाँ पर जो अलील प्रेज़ेंट थी वो ये वाली थी, ठीक है? अब वो पूरी की पूरी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है जब वो उठ के यहाँ से एरिया 1 से एरिया 2 पे आएगी, तो उससे क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी में चेंजेज़ आ जाएँगे, ठीक है? इन फ्रीक्वेंसीज़ में चेंजेस आ जाएँगे, ठीक है? क्योंकि ये हमारे इन टोटल कितनी बार अक्कर हो रही है, हो सकता है ये वाली कंडीशन अक्कर जब ये यहीं पर थी, ठीक है? ये पॉपुलेशन जब यहीं पर था तो हो सकता है ये अक्कर हो रही हो 10 टाइम्स और ये हो अक्कर हो रही हो 20 टाइम्स, ठीक है? लेकिन अब जब ये वाली पॉपुलेशन उठ के एरिया 2 में आ गई तो इससे क्या होगा, एरिया 1 की जो बची हुई पॉपुलेशन है उसमें वो अब अक्कर हो रही हो कुछ 5 टाइम्स, पी वाली जो वो 5 टाइम्स अक्कर हो रही हो, और जो स्मॉल ए वाली है वो कुछ 10 टाइम्स अकर हो रही हो, ठीक है? सो कुछ इस तरीके से आपकी ये चीज़
अचीव हो रही हो, ठीक? तो इससे क्या होगा जब आप दे कैलकुलेट करोगे तो इसमें जीन फ्रीक्वेंसी जो पहले थी वो अब है वो कांस्टेंट नहीं रही, ठीक है? अब उसमें चेंज आ गया है। सो दैट्स व्हाई ये आपके जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है? Now new genes or the alleles are added to the new population and these are lost from the old population. There would be a gene flow if these gene migration happen multiple times. So basically अगर ये जीन फ्लो बार बार हो रहा है, अब देखो एक चीज तो ये हुई कि यहाँ से तो एक कंडीशन लॉस हो गई, यहाँ से तो पॉपुलेशन का लॉस हुआ, लेकिन एरिया टू में जो ऑलरेडी आपके लोग रह रहे हैं उसमें जाके ये जो पॉपुलेशन है जब ऐड होगी तो ऑब्वियस सी बात है इस एरिया टू की भी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। अब अगर ये जीन फ्लो बार बार हो रहा है किसी कारणवश देन इट विल रिजल्ट इनटू द जीन माइग्रेशन, ठीक है? इफ द सेम चेंजेस अकर बाय चांस देन इट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि हम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियर्स या ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। सो ड्यू टू दी टेक्टोनिक प्लेट्स, या फिर और अच्छा एग्जांपल लूँ तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक्चुअली दे वर वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो कि हमें आज दिखता है वैसा ऐसी सिचुएशन नहीं थी। जो आपका नॉर्थ अमेरिका था वो अलग था, उसका फ्लोरा उसका फौना अलग था, और जो साउथ अमेरिका था उसका फ्लोरा और उसका फौना अलग था, क्योंकि वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट लोकेलिटीज में थे। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने की वजह से वो आपस में जुड़े एंड ड्यू टू विच वहां पर आपको चेंजेस देखने को मिले। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है अब हो सकता है बाय चांस वहां पर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए। कैसे हो सकता है? कुछ नॉर्थ अमेरिकन जो फ्लोरा या फौना है वो साउथ अमेरिका में चला जाए, बाय चांस हो रहा है, एंड कुछ जो आपके साउथ अमेरिका का फ्लोरा या जो फौना है वो नॉर्थ अमेरिका में चला जाए। सो ये बाय चांस का फैक्टर हुआ, तो दिस इज नोन एज योर जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें पढ़ी, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसमें से जीन फ्लो अगर बार बार होगा सो दिस इज नोन एज योर जीन माइग्रेशन। Okay, moving towards the next slide. Sometimes the changes in the allele frequency is so different in the new sample of the population that they become a different species. अब क्या होता है, कभी कभी किसी वजह से जैसे कि अगर सपोज जैसे कि मैंने अभी यहाँ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, या एक काम करते हैं अब यहाँ पे अपन ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लेते हैं। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया एक्चुअल में अलग से आइलैंड हमेशा से नहीं था, ठीक है? तो बेसिकली क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स के ड्रिफ्ट होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है जब एशिया का ही पार्ट हुआ करता था वो शिफ्ट होके अलग एक आइलैंड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब अपन बात करें जब ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी पार्ट था आपके एशिया का, तो वहां पर जो फ्लोरा वहां पे जो फौना हुआ करता होगा, वो जब टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट हुए और ऑस्ट्रेलिया एक अलग आइलैंड बना, तो वहां पर उसने क्या किया, अपना उस जो पर्टिकुलर एरिया का जो फ्लोरा और जो फौना है वो अपने साथ लेके गया, ठीक है? तो अब इससे क्या हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया एक अलग एक अपना कंट्री बना, एक अलग आइलैंड बना, एंड वहाँ पे और जो आपके आपस में एनवायरनमेंट मतलब हो सकता है वो जो ट्रॉपिकल एरियाज जो थे, या ऐसे बोल सकते हैं ट्रॉपिकल एरियाज तो नहीं, इक्वेटर, इक्वेटर से बिलो रहता है ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें चेंजेस आ सकते थे क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अब अलग हो गया है, वहाँ का हैबिटेट अब अलग हो गया है। तो अब वहाँ पे जो एनिमल्स थे वो अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट करेंगे, तो अब वहाँ पर एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? सो दिस इज नोन एज योर स्पीसिएशन, ठीक है? सो ये चीज भी आपको देखने को मिल सकती है। सो द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स द फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर अब जो फ्लोरा और जो फौना थी उसने ही अपने आप को उस कंडीशन में अडेप्ट किया और एक नई स्पीशीज उभर के आई, जो पुरानी देखो इसको अगर अपन सिंपल वे में समझे, जो यहाँ पे जो आपके ऑस्ट्रेलियन या ऐसे बोले जो यहाँ पे जो ओरिजिनल फ्लोरा फ़ौना था वही ड्रिफ्ट होके अलग होके एक अलग ऑस्ट्रेलियन कंट्री बना, एक आइलैंड बना। वहीं पर
उस कुछ कंडीशंस इस तरीके की हुई जो ओरिजिनल जो वहाँ के फ्लोरा फ़ौना थे, उनमें कंडीशंस में चेंजेज़ आए, उन्होंने उस तरीके से उस कंडीशन को अडैप्ट किया, एनवायरनमेंट की कंडीशंस को अडैप्ट किया और वो एक नए स्पीशीज़ का फ़ॉर्मेशन हुआ। तो वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मार्supials, ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, ऑस्ट्रेलियन फ्लोरा को फाउंड किया, ठीक है? सो दी दैट्स व्हाई दीज़ आर नोन एज़ द फाउंडर इफेक्ट। ठीक है? Now, microbial experiment shows that the pre-existing advantageous mutation when selected will result in the observation of a new phenotype. अब माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अपन बहुत बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हिली, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ। लेकिन अगर हमें एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूफ करना हुआ, तो हम माइक्रोब्स का सहारा लेते हैं। तो बेसिकली माइक्रोब्स का सहारा कैसे लिया? तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ कि हमारे कुछ जो माइक्रोब्स थे, पहले हमने उन्हें कल्चर मीडिया में ग्रो कराया, ठीक है? अब इस कल्चर मीडिया में हमने डाल दिया टेट्रासाइक्लिन, ठीक है? क्या डाल दिया? टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन बेसिकली अगर नहीं पता है तो आपका एक एंटीबायोटिक होता है। अब जब हमने इसे एंटीबायोटिक को डाला, इस टेट्रासाइक्लिन को डाला, सो इनमें से कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो सर्वाइव कर गए और बाकी के मर गए। तो बेसिकली ये चीज़ इसलिए हुई कि कुछ माइक्रोब्स इसलिए सर्वाइव कर गए क्योंकि उनके पास ये पहले से ही म्यूटेशन हो रखा था उनके अंदर। ये चीज़ मैं आपको पहले भी कल वाली स्लाइड में भी समझा चुकी हूँ जब अपन नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे थे। तो इन माइक्रोब्स में पहले से ही ये एक ऐसा म्यूटेशन हो चुका था जो इनके लिए एडवांटेज साबित हुआ, जिसकी वजह से बाकी के माइक्रोब्स मर गए और ये सर्वाइव कर गए। ठीक है? सो दीज़ आर द एडवांटेजेस म्यूटेशन, ठीक? तो अब इससे भी क्या हुआ कि इनके फिनोटाइप में चेंजेज़ आए, इनके जेनेटिक्स में चेंजेज़ आए एंड ये जो पर्टिकुलर चेंजेज़ हुए, इसकी वजह से भी एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई, ठीक है? अब जब चेंज हुई तो ऑफ कोर्स सी बात है, म्यूटेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि वो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करे। सो ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट्स इनटू द स्पेसिएशन। अब हो सकता है ये माइक्रोब्स अलग ग्रो करा दे हम और ये वाले माइक्रोब्स हम अलग ग्रो करा दे एंड हमें आगे जाके ऐसा देखने को मिले कि इसका फिनोटाइप, इसका जीनोटाइप थोड़ा सा डिफरेंट हो गया जो उनके ओरिजिन थे, ठीक है? जो उनके ओरिजिनल एंसेस्टर्स थे उनसे। तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज बन गई, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज बन गई, ठीक है? Natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. So वही वाली बात यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रही है कि नेचुरल सिलेक्शन में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा अच्छा सरवाइव कर पाएगा वो ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी रहेगी एंड उतना ज़्यादा उस स्पीशीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा बाय द नेचर। ठीक है? जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, जो अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा, फुल स्केल पे रिप्रोड्यूस कर पाएगा, वही आगे जाके अपनी स्पीशीज़ को प्रिज़र्व कर सकता है एंड नेचर उसी को ही सिलेक्ट करती है। A critical analysis make us believe that the variation due to the mutation or the variation due to the recombination during gametogenesis or due to gene flow or the genetic drift results in the change in frequency of the gene and the allele in future generation. So, coupled to enhance reproductive success, natural selection make it look like a different पॉपुलेशन। सो कुल मिला के पूरी कहानी का सिर्फ एक ही स्रोत है, एक ही मतलब क्रक्स है कि पूरे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में आपको 4 चीज़ें मैं बोलूँगी सिर्फ़ याद रखनी है। एक तो ये कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो क्या स्टेट करता है, ठीक है? दूसरा ये कि पी स्क्वायर, 2pq और क्यू स्क्वायर क्या रिप्रेज़ेंट करते हैं। तीसरा ये कि 5 फैक्टर्स कौन-से हैं। चौथा ये कि इन चारों के मतलब क्या है? मतलब जो हमने 5 फैक्टर्स यहाँ पढ़े हैं उनमें से हमें मैक्सिमम तो पता ही है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पता है, बट व्हाट इज़ जीन फ्लो, व्हाट इज़ जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड व्हाट इज़ म्यूटेशन और एंड व्हाट इज़ फाउंडर इफेक्ट। हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, बाकी ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए इधर से क्वेश्चन नहीं आते।
Okay, so natural selection can lead to the stabilization, directional change और the disruption. अब हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी चीज है कि इसकी वजह से पॉपुलेशन में आपको स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाए। हो सकता है कि डायरेक्शनल चेंजेस देखने को मिल जाए। डायरेक्शनल चेंजेस मतलब कि आपका एक इंडिविजुअल जो है या एक पॉपुलेशन जो है वो एक ही तरीके के कैरेक्टर्स एक्वायर करता जा रहा है। एंड डिसरप्शन हो सकता है कि वो पेरिफेरी मतलब एक्सट्रीम पे, या तो वो डोमिनेटिंग, या तो वो पूरे के पूरे होमोजाइगस डोमिनेटिंग अलील अपना रहा है, या तो वो हेटेरोजाइगस सॉरी या तो वो होमोजाइगस रिसेसिव अलील के कैरेक्टर्स या ट्रेट अपना रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर डिस्ट्रप्टिव। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझा सकती हूँ कि यहाँ पर अगर आप गौर करो, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रप्शन की, डिस्ट्रप्शन में आपके बेसिकली अपन एग्जाम्पल लेते हैं काऊ का। ठीक है, काऊ का। अब एक काऊ जो है वो ब्लैक कलर की है, ठीक है, उसका फिनोटाइपिक जो है वो ब्लैक है, और एक काऊ का कलर कैसा है, वाइट है। ठीक है, सो अब और एक हम बीच का भी कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक हो सकता है कि आपके वो उस काऊ पे ब्लैक कलर के पैचेस प्रेजेंट हो। ठीक है, पैचेस प्रेजेंट हो। तो ये जो मैंने जेनेटिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया था, तब वहां पर आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि ये बेसिकली कोडोमिनेंस की वजह से होता है। ओके, सो जब अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रप्शन की, तो डिस्ट्रप्शन में ऐसा होता है कि नेचर उनको ही सिलेक्ट करता है जो एक्सट्रीम में है। मतलब या तो वो ब्लैक ही ब्लैक होंगे, या तो वो वाइट ही वाइट होंगे। उनमें से कोई भी ब्लैक पैचेस वाला या को डोमिनेंस शो करने वाला प्रेजेंट नहीं होगा। सो दिस इज योर डिस्ट्रप्शन। ठीक है, डायरेक्शनल, अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं, पहले तो स्टेबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो वहां पर कोई एक मीन कैरेक्टर हम एक्वायर कर रहा है हमारा पॉपुलेशन, तो मतलब हो सकता है हम एक बीच का रास्ता काऊ की पॉपुलेशन अपना रही हो, और ब्लैक पैचेस वाली काउस जो है जो वाइट कलर की है और उन पे ब्लैक पैचेस है, वो ज्यादातर आपको पॉपुलेशन में दिख रही हो। सो दिस इज योर स्टेबलाइजेशन। वहीं पे अगर मैं डायरेक्शनल की बात करूं, तो हो सकता है कि वहां पर मीन वैल्यू से थोड़ा सा डिफर कर जाए आपका, मतलब थोड़ा सा डायरेक्शनल यानी कि शिफ्ट देखने को मिले फ्रॉम द मीन वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम द मीन वैल्यू थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिले, दैट इज द डायरेक्शनल चेंज। तो यहाँ पे ये आपके एग्जाम एग्जाम्पल्स दे रखे। ठीक है, सो अगर अपन बात करें यहाँ पे पहले की, सो पीक गेटर हायर एंड द नैरोअर। सो फर्स्ट जो है ये कौन सा है, स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मीन वैल्यू पे सबसे ज्यादा पीक देखने को मिल रही है। अब सेकंड वाले पे अगर आप देखोगे, तो पीक जो है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। ये डायरेक्शन ये वाला भी हो सकता है, ये डायरेक्शन इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज अ डायरेक्शनल। और वहीं पे अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर टू पीक की, तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो ग्राफ है, वो डिस्ट्रप्टिव का है। मतलब यहाँ पे दो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स जो पॉपुलेशन है, और या से बोलो तो एक्सट्रीम ट्रेट है, वो जो पॉपुलेशन है वो एक्वायर कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। अभी तक अपन ने जितना पार्ट पढ़ा उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नाम, कुछ फिनोमेना और कुछ आपके सिलेक्शंस याद रखने हैं। जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन याद रखना है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या चीज़ कांस्टेंट है वो चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद एचएमएस वीगल के बारे में याद रखना है, आपकी थ्योरीज के बारे में याद रखना है जो कि अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में बताती है, बिग बैंग थ्योरी क्या है वो चीज़ याद रखनी है, एंड उस एस एल मिलर का एक्सपेरिमेंट याद रखना है। ठीक है, एंड ऑल्सो लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी वो चीज़ भी याद रखनी है। सो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नेचुरल सिलेक्शन को हर तरीके से घुमा फिरा के समझाया गया है।
तो उतना डिटेल में ना जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप एक लेक्चर पढ़ोगे मेरा वाला, तो उसमें मैंने आपको ये अंडरलाइन कर दिया और एक-एक चीज़ समझा दी है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ इवोल्यूशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कब कौन-सी चीज़ जो है को कितने साल पहले हमारी धरती पर आई थी। तो अबाउट अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है बिकॉज़ ये वाला जो टॉपिक है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ यहाँ पर जो भी एक-एक लाइन है वो एज़ अ करेक्ट, इनकरेक्ट या फिर आपके सीरीज़ में पूछी गई है या हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट करेक्ट, उस तरीके से पूछा गया है। ठीक है? तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहले 2000 मिलियन साल पहले हमारी क्या आई? हमारा फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म आया, मतलब यहाँ पे वो सेल आया जिसके अंदर न्यूक्लियस था, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, जिसके अंदर प्लास्टिड्स थे, सब था। ठीक है? अगर अपन प्लांट सेल की बात करें, अगर एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम से सेंट्रोमियर्स था, सेंट्रोसोम से सब चीज़ थी। ठीक है? Now, the mechanism of how non-cellular aggregate of a giant macromolecules could evolve into the cells with the membrane envelope is not known. So basically एनसीईआरटी में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि किस तरीके से हमारे जो नॉन सेलुलर फॉर्म्स थे, नॉन सेलुलर फॉर्म मतलब किस तरीके से हमारे आरएनए, डीएनए या प्रोटीन्स या माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ और किस तरीके से वो आपस में कैसे मतलब कौन सी प्रोसेस ने उनको आपस में आने के लिए बोला, ठीक है? और एक मैक्रोमोलेक्यूल बनाने के लिए बोला, तो ये कहीं पे भी नहीं देख रखा है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म से। तो आपको याद रखना है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आया था? 2000 मिलियन साल पहले, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। Some of these cells had the ability to release oxygen. Of course, these were the plant cells. ठीक है, plastids जिनमें present होगा. So this reaction could have been similar to the light reactions in the photosynthesis, as I have said, where water is split with the help of a solar energy captured and channelized by the appropriate light harvesting pigments. तो ये जो कुछ cells थे, ये कुछ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते थे और कुछ ऑक्सीजन यूटिलाइज करते थे। ठीक है? सो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे उनको हम एज़ अ फोटोसिंथेसिस वाले सेल्स को देखेंगे। ठीक है? मतलब ये वो सेल्स होंगे जो कि प्लांट के एंसेस्टर्स होंगे। ठीक है? क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता थी बाय स्प्लिटिंग द वाटर विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी। नाउ स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेल्स। अब ये जो एक सिंगल सेल है ये हमेशा सिंगल तो नहीं रहेगा, ये अपने आप को रेप्लिकेट या ऐसे बोल सकते हैं अपने आप को डिवाइड करेगा। ठीक है? अब जब ये डिवाइड करेगा तो ये और डिवाइड करेगा और डिवाइड करेगा, तो इससे क्या होगा? ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है? सो बाय द 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। ऐसे ही डिवाइड करते 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 हम पहुंच गए 500 साल मिलियन पीछे। ठीक है? और वहाँ पर हमने देखा कि हमारे इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने लग गए, मतलब उनका अवतरण होने लग गया। ठीक है? जो भी बोलो। सो बेसिकली जैसे कि जो पॉरीफेरास हैं वो सब आपके 500 मिलियन ईयर्स पहले आना स्टार्ट हो गए। नाउ Jawless fish probably evolved around 350 million years ago. Jawless fishes is basically your cyclostomes. ठीक है? साइक्लोस्टोम्स में आपके इग्नाथस जो इसको अपन बोलते हैं वहां पर जॉस नहीं थे। तो कब आए ये? 350 मिलियन ईयर्स पहले। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 2000 मिलियन साल पहले की बात करी अपन ने। ठीक है? फिर उसके बाद हमने 500 मिलियन ईयर अगो की बात करी। ठीक है? फिर उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं 350 मिलियन ईयर्स अगो की। सो 200 मिलियन ईयर्स अगो में फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म अराइज हुआ। फिर उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स अगो में मल्टीप्लाई करके हमारे इनवर्टिब सॉरी
हाँ, इनवर्टिब्रेट्स आए, ठीक है? इनवर्टिब्रेट्स आए एंड देन उसके बाद 350 मिलियन ईयर्स अगो में हमारी जॉलेस फिशेस आई, ठीक है? जिनको हम एग्नाथा भी बोलते हैं, ठीक है? एग्नाथा, एग्नाथा का मतलब क्या होता है? जिनके पास जॉ नहीं होता। Now, seaweeds and few plants existed probably around 320 million years ago. So, अब हमारी बात हो गई कहाँ पर? 320 मिलियन साल पहले की बात चल रही है। आज से 320 मिलियन साल पहले की। तो वहां पर सी वीड्स भी आना शुरू हो गए थे, ठीक है? सी वीड्स भी आना शुरू हो गए थे। नाउ we are told that the first organism that invaded land were plants. Again a very important line, इसको स्किप मत करना क्योंकि पूछ लेते हैं कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे आया था, जो लैंड पे आया था, वो कौन था? तो these were the plants. Now they were widespread on the land when animals invaded the land. अब राजा के लिए प्लांट्स को आना जरूरी था, बिकॉज अगर एनिमल्स ऐसे ही आ जाते हैं बिना प्लांट्स के तो भाई ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता तो एनिमल्स आके वैसे भी मर ही जाते, ठीक है? इसलिए प्लांट्स को आना जरूरी था। सो दे वर वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड्स व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड द लैंड। Fish with the stout and strong fins could move on land and go back to the water. So ये कुछ ऐसी फिशेस थी जो कि एम्फीबियन कैरेक्टर शो कर रही थी, मतलब वो लैंड पे भी रह सकती थी और वो पानी में भी जा सकती थी। नाउ दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो। अब ऐसा कब हो रहा था कि ये इस तरीके की फिशेस कब अपीयर हुई? मतलब मैं मान सकती हूँ कि एम्फीबियंस ऐसे कब अपीयर हुए? 350 मिलियन साल पहले, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्ट 320 मिलियन ईयर्स अगो पे चले गए थे। तो बीच में एक स्टेटमेंट है, आप यहाँ डाल सकते हो कि फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन द लैंड एंड गो बैक टू द वाटर at about 350 million years ago. Now, in 1938, a fish caught in South Africa happened to be a coelacanth. A very important line, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है? फिश का नाम याद रख लेना, coelacanth, ठीक है? इसको कई लोग coelacanth भी बोलते हैं, which was thought to be extinct. इस तरीके की फिशेस जो पाई गई है वो ऐसा माना जाता था कि खत्म हो चुकी है इस तरीके की प्रजाति, बट ऑल ऑफ द सडन 1938 में ये जो फिश है आपको देखने को मिली साउथ अफ्रीका में। दिस animal called the lobe fins evolved into the first amphibian that lived on both land and water. तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे fish with stout and strong fin, ठीक है? तो वही वाली चीज यहाँ पे आप कोरिलेट करो कि ये वही फिश है जो लैंड और पानी, लैंड और वाटर में जा सकती है, ठीक है? सो यही सीलोकेंथ या कोलोकेंथ का जो ओरिजिन है, अपन बोल सकते या ऐसे बोल सकते जो एम्फीबियन का ओरिजिन है वो इसी फिश के एंसेस्टर से हुआ होगा। नाउ देयर आर नो स्पेसिमेंस as left with us. However, these were ancestors of the modern day frogs and salamander. वही जो मैंने अभी बोला। अब एम्फीबियंस किस में कन्वर्ट हुए? रेप्टाइल्स में। अच्छा, जो एनिमल किंगडम की सीरीज है ना, पहले एम्फीबियंस लिखा है, फिर रेप्टाइल्स लिखा है, फिर एव्स लिखा है, फिर मैमल्स लिखा है। तो वो उनका एक पर्टिकुलर मतलब है, क्योंकि ऐसा माना जाता है फिशेस से एम्फीबियंस का फॉर्मेशन हुआ है, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स से एव्स का और एव्स से मैमल्स का, ठीक है? इस तरीके, या फिर और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बोलूं तो थोड़ा, या ऐसे करके बोलूँ, कंसाइज करके बोलूँ, ब्रॉड नहीं, कि आपका फिश से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से आपके एव्स का भी फॉर्मेशन हुआ है एंड ऑल्सो आपके मैमल्स का भी फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? Now, they lay thick shelled egg. अब बेसिकली आपके जो एम्फीबियंस थे वो कैसे थे? वो पानी में भी जा सकते थे, वो जमीन पे भी रह सकते थे, तो उनके जो एग्स थे वो थिक नहीं होते थे, थिन होते थे। तो ये जो रेप्टाइल्स हैं इनके जो एग्स होते हैं, क्योंकि अब ये पूरे टाइम लैंड पे रहते हैं, तो इनके एग जो होते थे वो कैसे होते थे? थिक होते थे एंड विच डू नॉट ड्राई अप इन द सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस।
अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स। अभी अपन को सिर्फ उनके मॉडर्न, अब अपन को रेप्टाइल्स में, अब डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स में आते हैं तो हमें डायनासोर्स थोड़ी ना दिखते हैं, हमें सिर्फ उनके डिसेंडेंट्स दिखते हैं, जैसे कि टर्टल, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, लिजर्ड। ठीक है, तो ये हमें नॉर्मली दिख जाते हैं, लेकिन हमें डायनासोर्स नहीं दिखते क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नाउ इन द नेक्स्ट 200 million years ago, आर और सो reptiles of the different shape and size dominated on earth। आप ये देखो कि जब-जब जैसे-जैसे स्पीशीज़ का, या ऐसे बोल सकते हैं जैसे-जैसे आपके एनिमल्स आगे आते गए, वैसे-वैसे उनका डोमिनेशन भी बढ़ता गया। मतलब जैसे पहले एम्फीबियंस आए तो पूरे लैंड पे सिर्फ एम्फीबियंस का कब्जा था, अब उनसे स्ट्रॉन्गर एक आया, दैट इज रेप्टाइल। तो अब रेप्टाइल्स का पूरे अर्थ पे कब्जा था। फिर रेप्टाइल से स्ट्रॉन्ग आए मैमल्स। ठीक है, मैमल्स एंड एव्स, तो अब पूरे अर्थ पे उनका कब्जा है। ठीक है, और अभी भी है। सो जाइंट फर्न्स, टेरिडोफाइट की अगर अपन बात करें, बेसिकली वही उसी की बात हो रही है, वो प्रेजेंट, बट दे all fail to form a coal deposit slowly। तो ये आपको याद रखना है कि जाइंट फर्न्स जो थे वो अप्रोक्सीमेटली रेप्टाइल्स के साथ ही आए थे, बट चूंकि उनका इस तरीके का चीज हुई थी, या ऐसे बोल सकते हैं कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक तो नहीं, बट हाँ इस तरीके की चीज या ऐसी कोई घटना घटी थी जिसकी वजह से जो आपके टेरिडोफाइट्स थे, जाइंट फर्न्स थे, वो कोल डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो गए। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक। अब क्या हो रहा है, अब ये वो उस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है जिस चीज के लिए अपन सोचते हैं कि भाई मैमल्स जो है वो वाटर में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेप्टाइल्स, कुछ लैंड रेप्टाइल्स जो हैं वो वापस से पानी में गए और फिश में इवॉल्व हुए, फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए। और ये घटना कब घटी? 200 million years पहले। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछी गई है, और आपको ये चीज याद रखनी है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, फिश लाइक रेप्टाइल कौन था? तो इट इज इक्थियोसॉरस। ठीक है, इक्थियोसॉरस याद रखना है। द लैंड रेप्टाइल वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स। ठीक है, फिश में अगर पानी में बात करें, मतलब पूरी ऑल ओवर द अर्थ पे रेप्टाइल्स ने कब्जा कर लिया था, पानी में इक्थियोसॉरस और जमीन पे डायनासोरस। ओके, सो द बिगेस्ट ऑफ देम, अब अगर अपन डायनासोर्स की बात करें जो लैंड पे प्रेजेंट थे, तो उसमें से सबसे बड़ा कौन सा था? टिरानोसोरस रेक्स, जिसकी हाइट कुछ 20 फीट लंबा था वो, और उसके बहुत ज्यादा खतरनाक खंजर जैसे दांत थे। ठीक है, फियरसम डैगर लाइक टीथ। About 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth। अब ऐसा माना जाता है कि आइस एज के दौरान या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से बहुत वॉल्केनिक इरप्शंस या फिर धरती फटी या कुछ भी हुआ, वी डोंट नो द एक्चुअल रीजन, जिसकी वजह से डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन माना गया है। कुछ कहते हैं कि डायनासोर्स जो है वो एव्स में कन्वर्ट हो गए, कुछ कहते हैं आइस एज के टाइम पे वो खत्म हो गए। सो इस तरीके की थ्योरीज सामने आती हैं। ठीक है, तो 65 मिलियन ईयर्स पहले की बात है जब हमारे अर्थ से डायनासोर्स डिसअपियर हो गए। अब सोचो अगर डायनासोर अभी होते तो कैसी जाती जिंदगी हमारी। ओके, सो वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन, सम से क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज किल्ड देम, और some say most of them evolved into the birds। The truth may lie in between small sized reptiles that of that era still existed today। ऑफ कोर्स सी बात है, अभी भी हमारे पास रेप्टाइल्स की कमी नहीं है। वी हैव लिजर्ड्स, वी हैव टॉर्टोइज, वी हैव so many reptiles all over surrounding us। now the first mammals were like shrew, a very important line। जो आपके फर्स्ट मैमल थे वो एक श्रूज थे। बेसिकली श्रूज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जैसे भी जो स्क्विरल होता है ना, उस उतने साइज का छोटा सा मैमल। ठीक है, वो शेप, वो स्क्विरल को इमेजिन करो तुम बेसिकली। ठीक है, नाउ their fossils were small sized, mammals were viviparous। ठीक है, वो जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते, ठीक है, एग के थ्रू नहीं होता, and protected their unborn young inside the mother's body। वो में प्रोटेक्शन मिलती है जो न्यूबॉर्न या अनबॉर्न बेबी जो होता है।
नाउ मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट। मैमल्स कैसे थे? ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, अभी तक भी जितने हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, सबसे ज़्यादा दिमाग मैमल्स में होता है, इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग द डेंजर एट लीस्ट। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, अब सबका एक पीक आता है, वो एक पीक आके खत्म होता है फॉर श्योर, ठीक है? सो ऐसे ही रेप्टाइल्स का भी एक पीक आया और उसके बाद मैमल्स आए जिन्होंने पूरी लैंड पे कब्जा किया और अभी तक है। So there were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. So साउथ अमेरिका में इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं हॉर्स के, हिप्पोपोटामस के, बेयर के, रैबिट के पाए गए हैं। Due to the continental drift, when South America joined the North America, these animals were overridden by the North American fauna. तो मैं वहाँ पे जब आपको पीछे समझा रही थी जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक फ्लो के बारे में, तो वहाँ पे मैंने ये वाला टर्म यूज़ किया था साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो बेसिकली जो साउथ अमेरिका की जो फ्लोरा फ़ौना थी, वो थोड़ी-सी नाज़ुक-सी थी और वहीं पे जो नॉर्थ अमेरिका की फ्लोरा जो फ़ौना थी, वो थोड़ी डोमिनेटिंग थी, पावरफुल थी। तो जो नॉर्थ अमेरिका का जो फ़ौना था, उसने साउथ अमेरिका के फ़ौना पर कब्ज़ा कर लिया या उसको ओवरटेक कर लिया, ठीक है? Due to the same continental drift, pouched mammals of the Australia survived. अब यहाँ पे क्या हुआ कि साउथ अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका के फ़ौना पर बेसिकली जो साउथ अमेरिका का जो फ़ौना था वो कब्ज़ा किसने किया या उसके ऊपर ओवर रीडिंग किसने किया? नॉर्थ अमेरिका के फ़ौना पे, तो सप्रेस हो गया साउथ अमेरिका का फ़ौना। ठीक है? वहीं पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से बच गए क्योंकि वहाँ पर अदर मैमल्स के साथ उनका कॉम्पिटिशन नहीं था। लीस्ट वी फॉरगॉट सम मैमल्स लिव होनली इन द वाटर जैसे कि व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउज आर द सम एग्जांपल। Evolution of the horse, elephant and dog are the special stories of the evolution you will learn about. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जितने भी अपन ने पढ़ी हैं उसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मार्क करे हैं सिर्फ उतना ही याद रखना, उतना ही पूछा जाता है। ये एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं, इनको नहीं दिमाग में रखना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमें याद करने के लिए। ओके, here we go with the plant इवोल्यूशन ज्योग्राफिकल टाइम, सॉरी जियोलॉजिकल टाइम। तो सबसे पहले आए आपके फ्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, देन आए आपके ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स। ठीक है, अब फ्लोरोफाइट और ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स से बीच में आप एक ये पतली सी लाइन देख रहे हो जो कि फॉर्म कर रही है ब्रायोफाइट। मतलब क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ओरिजिनेट होके इन बिटवीन टर्शियरी एंड क्रिटेशियस ब्रायोफाइट जो है उनका प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, देन ट्रैकियोफाइट आए। ट्रैकियोफाइट और रेनिया टाइप के बीच में से आपको एक सिल्यूरियन टाइम पीरियड में ज़ोस्टेरोफाइलम देखने को मिल रहा है जो कि बाद में कन्वर्ट हो गया या उसने इमर्ज किए दो एर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स और एक आता है हर्बेशियस लाइकोपॉड्स। एर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स पर्मियन टाइम एरा में आता है, वहीं पे अगर मैं बात करूं हर्बेशियस लाइकोपॉड्स की तो वो जुरासिक में आता है। फिर आता है राइनिया टाइप, फिर आता है साइलोफाइटॉन। साइलोफाइटॉन ने फिर बाकी सारे आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है उनको प्रोड्यूस किया जैसे कि हॉर्स टेल्स, फेनोप्सिडा, फर्न्स, गिंको, कॉनिफर्स, नीटेल्स, साइकेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब एंजियोस्पर्म्स और को प्रोड्यूस करने की बारी आई तो वहां पर साइलोफाइटॉन ने 3 स्टेप में डिवाइड किया। बेसिकली उसने पहले प्रोड्यूस किया कौन सा? प्रोजिम्नोस्पर्म, फिर सीड फर्न इन बिटवीन द पर्मियन एंड द कार्बोनिफेरस एरा, देन दी साइकेड्स उसमें से प्रोड्यूस हुए पहले और फिर उसके बाद डाइकोटिलिडन्स एंड देन मोनोकोटिलिडन्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज है आपको याद रखनी है और कब कौन सी चीज प्रोड्यूस हो रही है। जैसे टर्शरी और क्रिटेशियस के बीच में ब्रायोफाइट, देन क्रिटेशियस के अराउंड आपके ये 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं कौन कौन से? स्फेनोप्सिडा, गिंकगो, नीटेल्स। जुरासिक में, अब जुरासिक जो है वो एक्चुअली आपका किससे रिलेटेड भी है? ये आपका डायनासोर से रिलेटेड भी है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो जुरासिक का जो टाइम था तब उस टाइम पर जो आपके डायनासोर्स थे उनका पीक था।
अभी अपन प्लांट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको देखनी है, हर्बेशियस लाइकोपोड्स, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड साइकेड्स। वहीं पे पर्मियन की बात करें तो यहाँ पे आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद कार्बोनिफेरस में अगर अपन बात करें तो 2 चीज़ें देखने को मिल रही है, बेसिकली सीड फर्न्स। और डेवोनियन और कार्बोनिफेरस के बीच में आपको यहाँ पर प्रोजिम्नोस्पर्म्स भी देखने को मिलेगा, एंड रेस्ट इज़ ऑल बियॉन्ड द सिल्यूरियन और बिटवीन द सिल्यूरियन, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर चार्ट की, जो कि बेसिकली ये बताता है कि मैमल्स कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, मैमल्स बर्ड्स वगैरह कैसे प्रोड्यूस हुए। तो सबसे पहले इन अबाउट द कार्बोनिफेरस टाइम के अराउंड, ठीक है, कार्बोनिफेरस। अब इससे भी पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट दे दूं, तो डेवोनियन जो था उस टाइम पे फिशेस की पीक थी, ठीक है। फिशेस वर डोमिनेटिंग द अर्थ, ठीक है, फिशेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस थे, उनकी पीक थी। देन जैसे-जैसे आगे हम कार्बोनिफेरस की तरफ चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि रेप्टाइल्स आना स्टार्ट हो गए थे। सो अराउंड 350 मिलियन ईयर्स पहले और कार्बोनिफेरस के टाइम पर आपके अर्ली रेप्टाइल्स आए थे। फिर उसके बाद कहीं बिटवीन द पर्मियन एंड द कार्बोनिफेरस आपके 2 चीज़ें यहाँ पर उसने प्रोड्यूस करी। एक तो थी सिनैप्सिड्स, ठीक है, दूसरी थी सोरॉप्सिड्स। अगर अपन सोरॉप्सिड्स की बात करें तो सोरॉप्सिट जो है वो डायरेक्ट एंसेस्टर है टर्टल का, लिज़ार्ड का, स्नेक का, टॉर्ट टॉर्टोइस का, ठीक है? और ओके, टॉर्टोइस का। देन उसके बाद सोरॉप्सिट के बीच में एक थीकोडोंट आता है। थीकोडोंट से क्रोकोडाइल प्रोड्यूस होते हैं, डायनासोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड ऑल्सो एव्स भी प्रोड्यूस होते हैं, बर्ड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस आपने याद रखनी है वो है कि मैमल्स की यूजुअली पूछ लेते हैं। सो बेसिकली अगर अपन बात करें अर्ली रेप्टाइल्स के बाद पहले प्रोड्यूस हुए सिनैप्सिड्स इन बिटवीन समवेयर अबाउट पर्मियन और कार्बोनिफेरस के बीच में। उसके बाद आपके प्रोड्यूस हुए कौन? पाइलेकोसॉरस, याद रखना। एंड दे वर आल्सो बिटवीन अराउंड पर्मियन एंड कार्बोनिफेरस। फिर उसके बाद आपके प्रोड्यूस होते हैं थेराप्सिड्स। अब थेराप्सिड इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द मैमल। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैमल के डायरेक्ट एंसेस्टर कौन थे, तो दीज दे वर दी थेराप्सिड्स, ठीक है। एंड थेराप्सिड्स कब देखने को मिले थे? जुरासिक और ट्रायसिक के बीच में, ठीक। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब अगर अपन आगे चले तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पे कि मेन का ओरिजिन और मेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो हम जो है मानव जो है वो मंकीज से आपके जाने जाते हैं, गोरिल्ला चिंपांजी से जाने जाते हैं कि इवॉल्व हुए हैं। सो अबाउट 15 मिलियन ईयर्स पहले प्राइमेट्स, जिसे हम बोलते हैं ड्रायोपेथिकस एंड ड्रामापेथिकस, दो तरीके के प्राइमेट्स हमारे पास थे, ठीक है, 15 मिलियन ईयर्स पहले। Dryopithecus and Ramapithecus. They were hairy and walked like gorillas and chimpanzees. ठीक है, तो समवॉट तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे चलते थे, और जैसे कि गोरिल्ला और चिंपांजी के ऊपर पूरे शरीर पे बाल होते थे, ऐसे इनके पास भी थे। नो, अब रामापेथिकस, रामापेथिकस में मैं जस्ट समझाने के लिए और याद करवाने के लिए बोल रही हूँ। रामापेथिकस में राम वर्ड आ रहा है, तो राम वॉज द ह्यूमन, ठीक है। तो आप उनको याद रख सकते हो कि दे वर मोर मैन लाइक, और वहीं पे ड्रायोपेथिकस कैसे थे? दे वर मोर एप लाइक, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। Few fossils of the man-like bones have been discovered in the Ethiopia and Tanzania. Very important line पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो कुछ जो man-like bones है आपको इथोपिया और टंजानिया में देखने को मिले थे। These revealed home-mind features leading to the belief that about 3 to 4 million years ago, मतलब आज से 3 से 4 साल मिलियन पहले, मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। मतलब उनका कहना ये है कि ये जो फॉसिल्स थे इथोपिया और टंजानिया में जो मिले थे, बेसिकली ईस्टर्न अफ्रीका के पार्ट है। तो जब उनकी कार्बन डेटिंग करी है, जब उनकी हमने बोन की एज निकाली, तो वो आज से 3 से 4 मिलियन साल पहले की पाई गई, और वो एक्चुअली में कैसे थे? वो मैन लाइक प्राइमेट्स थे, ठीक है, इंसानों जैसे, जिनकी हाइट कितनी थी? 4 फीट से ज्यादा नहीं थी, और वो कैसे वॉक करते थे? अपराइट
स्ट्रेट वॉक करते थे, मतलब स्ट्रेट जैसे अपन वॉक करते हैं। तो 2 मिलियन ईयर्स अगो रामापेथिकस के बाद आए हमारे ऑस्ट्रालोपेथिकस। प्रोबेबली वो कहाँ रहते थे? वो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में रहते थे, जो उनके आसपास जो और भी चीजें हमें मिली, जब अकॉर्डिंग टू द सर्वे हमें पता चला कि वहां पर दे हंटेड विद द स्टोन्स वीपन बट एसेंशियली एट फ्रूट। मतलब वो स्टोन्स के साथ हंटिंग करते थे, स्टोन्स के वीपन्स बनाते थे, लेकिन वो इनिशियली फ्रूट ही खाते थे। हंट भले ही करते थे बट वो फ्रूट्स ही खाते थे। सम ऑफ द बोन्स अमंग दी बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, कुछ थोड़ी अलग पाई गई थी। दिस क्रिएचर वाज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, जिसे हमने बोला होमो हैबिलिस। तो ऑस्ट्रालोपिथेकस के बाद अगर हमें किसी के बात जानना है तो दैट इज योर होमो हैबिलिस। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि होमो हैबिलिस की ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? 650 से 800 सीसी। मतलब आप जब आगे जाते जाओगे, जब हम अपने ह्यूमन बीइंग्स में आएंगे, तब आप देखोगे कि उनकी ब्रेन की कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट है। सो द होमो हैबिलिस हैव द ब्रेन कैपेसिटी 650 टू 800 सीसी। यहाँ पे ब्रेन कैपेसिटीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है एज मैच द फॉलोइंग के तौर पे। नाउ दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। अब ये लोग भी नॉन वेजिटेरियन नहीं थे। Fossils discovered in the Java in 1891 reveal the next stage of that is the Homo erectus. अब Homo habilis के बाद आए Homo erectus. Erectus इसलिए बोला गया क्योंकि इनकी जो बोन स्ट्रक्चर था वो इस तरीके का था कि ये जो स्ट्रेट बैठते थे, स्ट्रेट चलते थे, इसलिए इनका नाम इरेक्टस रखा गया। सो होमो इरेक्टस, एंड ये अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे, एंड इनकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 650 टू 800 सीसी से 900 सीसी हो गया। ओके, होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। द निएंडरथैलमन विथ ब्रेन साइज 1400 सीसी। अब यहाँ पे नेक निएंडरथैलमन आए जिनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी। अच्छा, होमो इरेक्टस जो है वो मीट खाते थे, वो नॉन वेजिटेरियन थे। तो होमो हैबिलिस नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, बट होमो इरेक्टस नॉन वेजिटेरियन थे, वो मीट खाते थे, हंट करते थे, मीट खाते थे। अब वहीं पे निएंडरथैलमन की बात करें तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ के 900 से सीधा 1400 सीसी हो गई। lived in the nearest east and central Asia between the 1 lakh to 40,000 years back। मतलब आज से 1 लाख से 40,000 साल पहले हमारे सेंट्रल एशिया में निएंडरथैलमन के स्केलेटन्स पाए गए थे, मतलब वो वहां पर रहते थे। सो दे यूज हाइड्स, मतलब अब वो कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब जो जानवरों की खाल होती थी उसको अपने शरीर पे पहनना स्टार्ट कर दिए थे, ताकि वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। एंड ऑल्सो उनका एक और कैरेक्टरिस्टिक था कि वो जो उनके बरीड्स होते थे, मतलब जो मर जाते थे, उनको वो बरी करते थे, ठीक है, दफनाते थे। सो होमो sapiens arose in Africa and moved across the continent and developed into the distinct races. During the Ice Age, between the 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapiens arose. Prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. तो ये पूछ लिया जाता है कि आइस एज कब हुई थी? समवेयर अराउंड 75 to 10,000 years। अब इसी दौरान होमो सैपियंस आए थे, एंड वो आज से 18,000 साल पहले जो हमारी हिस्टोरिक केव आर्ट्स थी, जो कि आज हम मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका है वहां पर भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। वो जो ड्राइंग्स हैं, वो जो आर्ट की वो जो उन्होंने केव आर्ट करा था, वो उसी के थ्रू, वो उनकी लैंग्वेज होती थी बात करने की, ठीक है। सो इस तरीके की पेंटिंग्स आज से 18,000 साल पहले हमारे होमो सैपियंस ड्रॉ करते थे। सो वन सच पेंटिंग्स बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी सीन एट द भीमबेटका रॉक शेल्टर इन द रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लेते हैं कि एग्रीकल्चर कब आया? तो आज से 10,000 साल पहले आया था, और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। मतलब घर, एक खेती, पालतू पशु, ठीक है, पेट एनिमल्स, ये सारी चीजें अब एक ह्यूमन सोसाइटी का पार्ट था। द रेस्ट ऑफ व्हाट इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। सो हमारे इनिशियली कुछ इस तरीके के दिखते थे, फिर हम हमारा जो
मैंडिबल था, जो मैक्सिला था, वो आगे की तरफ प्रोट्रूडेड था, बट जैसे-जैसे हम लोग आगे की तरफ इवॉल्व होते गए, हमारा जो मैंडिबल और जो मैक्सिला था, वो वाप अंदर की तरफ धँसता चला गया। ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट योर इवोल्यूशन एंड इसी के साथ हमारा इवोल्यूशन चैप्टर जो है वो खत्म होता है एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।